गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स को कंक्लूड करके फैराडे ने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो लॉ दिए और उनमें से फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ बेस्ड अपॉन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे। तो अगर आपको एक्सपेरिमेंट याद होगा तो उसमें क्या था कि जब तक हमने देखा कि मैग्नेट या कॉइल या दोनों ही इनके बीच में रिलेटिव मूवमेंट हुई तभी ही गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दी, अदरवाइज डिफ्लेक्शन नहीं दी। डिफ्लेक्शन देने का मतलब हो गया करंट आना, ईएमएफ प्रोड्यूस होना, है ना। तो क्या देखा आपने कि ईएमएफ कब प्रोड्यूस हुई, जब ये रिलेटिव मोशन हुआ। रिलेटिव मोशन का मतलब हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। और कब तक ईएमएफ प्रोड्यूस होती रही, जब तक ये रिलेटिव मोशन उनके बीच में कंटिन्यू रहा, है ना। जैसे मैं फिर समझाने के लिए मान के चलो कि ये एक कॉइल लेता हूँ और किसी तरीके से इसमें मैं गैल्वेनोमीटर लगा देता हूँ ये चेक करने के लिए कि क्या इसमें करंट आया या नहीं आया। जहाँ पे मैंने मैग्नेट ले लिया, नॉर्थ पोल नीचे की तरफ, साउथ पोल नीचे, तो नॉर्थ पोल से बहुत सारी लाइनें निकलती हैं, है ना। जैसे मैंने कुछ शो कर दी कि ये बहुत सारी लाइनें नॉर्थ पोल से अमिट हो रही हैं और देखा आपने बहुत सारी लाइनें जो हैं इस एरिया से, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने लिया उससे पास हुआ। और जब इससे जितनी लाइनें पास हो रही हैं वो लाइनें उतनी ही रहेंगी, है ना। तो इसमें किसी टाइप का करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम इस मैग्नेट को मूव किया, चाहे नीचे की तरफ किया चाहे ऊपर की तरफ किया, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितनी लाइनें क्रॉस हो रही थी उनका नंबर चेंज हो गया। और जैसे उसका नंबर चेंज हुआ हम बोलेंगे इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। और जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें करंट आ जाएगा। और जब तक आपने इसकी मूवमेंट करते रहे तब तक इसमें करंट आता रहा। तो यही फैसला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, व्हेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन between a magnet and a coil, है ना। जब तक रिलेटिव मोशन हुआ, रिलेटिव मोशन का मतलब होगा मैग्नेट फ्लक्स चेंज हुआ, एंड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल एंड LAST होता है लास्ट आखिरी वाला। अगर मैं S लगा दिया इसका मतलब हो गया जब तक, है ना। एंड लास्ट एज लॉन्ग एज रिलेटिव मोशन कंटिन्यूज। ठीक है, तो मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ इसको। जब तक आप मैग्नेट या कॉइल दोनों की या दोनों में किसी एक की मूवमेंट करते रहे, है ना, इसकी मूवमेंट किया तो हम उसे बोलेंगे रिलेटिव मोशन हो रहा है, तब तक इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा। और ये ईएमएफ कब तक प्रोड्यूस होगा, जब तक ये रिलेटिव मोशन कंटिन्यू रहेगा। सेकेंड लॉ, अब अगर बैटरी लगा के कोई करंट आया हो, कोई ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ हो, तो हम बता सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, तो और वो कितना उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो जहाँ पे भी एक चीज़ ये आपने समझ कर चलना है, मान के चलिए कि जहाँ पर है और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया ये चेक करने के लिए करंट आता या नहीं आता, और मैग्नेट बिल्कुल जहाँ पर रखा हुआ है ना। तो इस जगह पे और इस जगह पे अगर दोनों ही ये स्टेशनरी हैं, हमने देखा गैल्वेनोमीटर से कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रही है। लेकिन फिर हमने क्या किया, मैग्नेट को नीचे धीरे 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 कॉइल की तरफ किया। हमने देखा कि जब तक आप मैग्नेट को मूव कर रहे थे तब तक डिफ्लेक्शन आ रही थी, है ना। और जैसे ही सपोज कि आप इस पॉइंट पर लाके मैग्नेट को रोक दिया, डिफ्लेक्शन फिर जीरो हो जाएगी। और इससे आगे जैसे शुरू करेंगे डिफ्लेक्शन, मान के चलो कि इस तरीके से नीडल जहाँ होती है गैल्वेनोमीटर की जीरो,
और जब ये जहाँ स्टेशनरी है, नीडल जहाँ पर है, जैसे आप इसे धीरे धीरे आगे कर रहे हैं, ये नीडल भी धीरे धीरे जहाँ पहुँच गई, फिर जहाँ पहुँच गई। मान के चले कि इस पोजीशन पे ये नीडल जहाँ पहुँची थी, ठीक है, लेकिन आपने इसको जहाँ रोक दिया तो ये नीडल वापस 0 पे आ जाएगी। लेकिन फिर जैसे आपने जहाँ से शुरू किया, ये एकदम नीडल जहाँ पहुँच जाएगी, है ना, क्योंकि इस जगह से अगर 400 लाइनें क्रॉस हो रही थी तो अब वापस आपने शुरू किया तो 400 लाइन ही क्रॉस हो रही है, उससे कम थोड़ी हो रही हैं। लेकिन सिर्फ क्या हो गया, पहले केस में 0 कैसे आ गया कि जैसे 400 लाइन क्रॉस हो रही थी, आपने इसको रोक दिया, वो 4 लाइन्स जो हैं 400 की 400 ही रहीं। इट मीन्स कांस्टेंट फ्लक्स बन गया। तो कांस्टेंट फ्लक्स EMF प्रोड्यूस नहीं करता, उसके लिए फ्लक्स चेंज होना पड़ेगा। लेकिन जब ये मैग्नेट जहाँ पे था तो मान के चलिए 100 लाइन्स क्रॉस हो रही थी, है ना, जैसे ये लाइनें ऐसे आएंगी और बहुत सारी लाइनें बाहर से निकलेंगी, तो मान के चले 100 लाइनें क्रॉस हो रही थी, तो 100 लाइन्स, फिर 110, 120, तो जिस रेट से फ्लक्स उसका बन रहा है उतना ही EMF होगा। जैसे जहाँ पहुँचा तो ये जो लाइन जो बाहर से क्रॉस हो रही थी वो भी बीच से क्रॉस होने लगी, तो मान के चलिए जहाँ पे 400 लाइन्स क्रॉस हो रही हैं तो फ्लक्स ज़्यादा होगा। फ्लक्स का मीनिंग ही यही होगा कितनी लाइनें क्रॉस हो रही हैं, तो EMF उतनी प्रोड्यूस होगी। लेकिन जब आप बिल्कुल इस मैग्नेट को जहाँ रोक देंगे तो फ्लक्स वापस बेशक वो फ्लक्स की वैल्यू, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, लेकिन कांस्टेंट बन जाएगा। कांस्टेंट जब फ्लक्स बन गया, फिर चाहे वो 100 लाइन्स का फ्लक्स है या 400 लाइन का फ्लक्स है, EMF नहीं बनेगी, वापस 0। फिर जब इसे हिलाएंगे एकदम EMF वापस उतनी बनेगी जितनी जहाँ से जहाँ लाने के लिए बनी थी। तो कहने का मीनिंग हो गया कि जितनी, अब सेकंड टाइम में मैंने क्या किया, मैग्नेट को इधर से इधर, है ना, पहले 2 सेकंड में लाया था, अब 1 सेकंड में ला दिया। तो जहाँ से जहाँ लाने में जितना भी करंट इसमें आया होगा वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि मैग्नेट को इधर से इधर लाने में आपने टाइम कितना लिया, है ना। या इधर अगर 400 लाइनें क्रॉस हो रही हैं तो चाहे आप 1 सेकंड के अंदर इधर ला रहे हैं तब भी 400 लाइनें क्रॉस होंगी, चाहे आप 2 सेकंड के अंदर इधर से इधर ला रहे हैं तब भी 400 लाइनें क्रॉस हो जाएगी, चाहे आप 10 सेकंड लगा रहे हैं इधर से इधर लगाने में तब भी 400 लाइनें क्रॉस हो जाएगी। तो कहने का मतलब हो गया जो 400 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स था और जो 100 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स था, है ना, उन दोनों केस में मैग्नेटिक फ्लक्स अलग अलग था, तो EMF की वैल्यू भी अलग आई। अब वो 100 का 400 बनाने में आपने कितना टाइम लिया, है ना, तो जितनी जल्दी फ्लक्स चेंज होगा समझो उतना ही फास्ट इसमें EMF प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF, जिसे मैं स्मॉल ई लेता हूँ, प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, जिसका मतलब हो गया EMF जो भी प्रोड्यूस होगा रेट ऑफ चेंज मान d/dt, मैग्नेट फ्लक्स को आप फाई लिखते हैं, तो d/dt ऑफ फाई। तो मान के चलिए कि जहाँ पे t = 0 था, है ना, और इस समय फ्लक्स जो है φ1 था, कुछ देर के बाद मैग्नेट इधर से इधर लाने में वो t जो है, t मतलब कोई टाइम ले लिया आपने कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और फ्लक्स की वैल्यू 2 हो गई। तो इस केस में EMF जो है आप प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे तो मैं कांस्टेंट लगा दिया कि d/dt, इट मीन्स फाइनल फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स, फाइनल टाइम, इनिशियल टाइम। तो E जो है वो क्या आ गया कि φ2 - φ1/t, है ना। अब जहाँ पे जब आप K लगाते हैं तो उसके साथ मैंने ये माइनस का साइन भी लगा दिया। अभी बताता हूँ कि माइनस का साइन का मतलब क्या हो गया। माइनस साइन का मीनिंग हो गया कि जो फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, वो EMF को अपोज करेगा, है ना। हियर नेगेटिव साइन मीन्स दैट induced EMF will
अपोज, किसे? टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। बिल्कुल उसी तरीके से थोड़े और एक दो लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको इसका और क्लैरिटी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल जो है ग्राउंड पे चल रहा है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स उसको, ये नहीं कि फुटबॉल आगे नहीं चल रहा है, फुटबॉल तो अभी भी आगे जा रहा है, लेकिन उसके मोशन को फ्रिक्शन फोर्स कट कर रही है, उसके मोशन को फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रही है। जहाँ पे भी जो भी ईएमएफ बनेगा वो तो ईएमएफ बन ही रहा है, लेकिन उस ईएमएफ को कौन अपोज कर रहा है? जो भी इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेट फ्लक्स, है ना। कहने का मतलब है कि जब मैग्नेट नीचे की तरफ आ रहा है इसका फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे जो ईएमएफ बन रहा है वो उसके फ्लक्स को बढ़ने से रोक रहा है। इट मीन्स कोई एक ऊपर की तरफ मैग्नेट को एक ऊपर की तरफ फोर्स लगती होगी, बिल्कुल जैसे कोई चीज़ अगर मैंने बॉल थ्रो किया ग्राउंड से ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटी की फोर्स उसको क्या कर रही है? नीचे की तरफ खींच रही है। ऑल दो वो नीचे तो नहीं आ रहा स्टार्टिंग में, है ना, ऊपर की तरफ फोर्स ज़्यादा थी तो वो ऊपर ही जाएगा, लेकिन कहने का मतलब हो गया उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम क्यों हो रही है? क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स जो है उसकी वेलोसिटी को कम कर रही है। ऐसे ही जब मैग्नेट नीचे आ रहा है, तो जब वो नीचे आने के लिए जब आप कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, है ना, उस एक्स्ट्रा वर्क को ये क्या करेगा? जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो फ्लक्स अपोज कर रहा है, लेकिन आप उस अपोजिशन के बाद भी वर्क कर रहे हो, है ना, तो वही वर्क जो है इसमें इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ जाएगा। अब क्वेश्चन राइज होगा कि आपने पढ़ा होगा कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जहाँ पे ईएमएफ कहाँ से आया? कहाँ से आया? आप मैग्नेट को नीचे की तरफ कर रहे हैं और ये मैग्नेट को एक ऊपर की तरफ फोर्स दे रहा है ना, आप नीचे की तरफ फोर्स दे रहे हैं और जहाँ पे जो फ्लक्स बन रहा है इसका वो उसे ऊपर की तरफ फोर्स दे रहा है। उसके बावजूद भी अगर आपको क्या करना है, मैग्नेट को नीचे लाना है, तो इस फ्लक्स से ज़्यादा फोर्स देनी होगी। जब इस फ्लक्स से ज़्यादा फोर्स आप दे रहे हैं तो जो आप बर्डन कर रहे हैं, है ना, वो आपका बर्डन कहाँ जाएगा? आपका बर्डन इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ इधर आ जाएगा। आप जो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर से देख सकते हैं, राइट। तो इसलिए अगर मुझे इधर से इधर चेंज फ्लक्स का थोड़ा ज़्यादा लाना है तो अंडरस्टूड है कि मुझे बर्डन भी ज़्यादा करना पड़ेगा और वही बर्डन ईएमएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ईएमएफ भी ज़्यादा जाएगी। अगर फ्लक्स का चेंज, मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। मान के चलिए इनिशियली फ्लक्स 0 था और मुझे 100 लाइंस क्रॉस करवानी है, इसका मतलब फ्लक्स में चेंज कितना आया? 100। तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग बर्डन करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग ईएमएफ इधर प्रोड्यूस हो जाएगी, उसे मैं ईएमएफ बोलता हूँ, E1 बोलता हूँ। अब सेकंड टाइम में मुझे 100 से 200 लाइंस क्रॉस करवानी है। पहले कोई लाइन क्रॉस नहीं कर रही थी, अब मुझे मैग्नेट को उस पोजीशन पे लाना है जहाँ 200 लाइंस क्रॉस कर रही होगी। तो अंडरस्टूड है कि चेंज कितना आया मैग्नेट फ्लक्स में? 200, है ना, ये तो 0 है, फाइनल माइनस इनिशियल कर लीजिए। और जहाँ पे ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ वो E2 और E2 E1 से बड़ा ही होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि आपने चेंज भी मैग्नेट फ्लक्स में ज़्यादा लाया, और मैग्नेट फ्लक्स में चेंज ज़्यादा लाने के लिए, है ना, यू हैव टू स्पेंड मोर एनर्जी, यू हैव टू डू लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क, और वही वर्क जो है ईएमएफ की शेप में आपको दिखा। थर्ड टाइम आपने 500 लाइंस जो है इस फ्लक्स इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करवानी है, तो मैग्नेट को उस पोजीशन के लाने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप फ्लक्स में चेंज भी 500 ला रहे हैं, और जितना फ्लक्स में चेंज आएगा, है ना, उतना ही ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस हुई। और ये ईएमएफ मान के चलो इस केस में E3 प्रोड्यूस हुई, और E3 जो है वो E2 से भी बड़ी होगी और E1 से तो बहुत ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आप देख रहे हैं कि 100 से 500 फ्लक्स, तो ज़्यादा फ्लक्स हुआ। इस ज़्यादा फ्लक्स चेंज करने के लिए जो हमारे पास बर्डन करेंगे वो भी ज़्यादा होगा, और वही बर्डन जो है इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ईएमएफ जो है वो अपोज करने का क्या मतलब हो गया। अपोज करने का मतलब यही हो गया कि जब इस फ्लक्स जो है ना, ये आपने मैकेनिक्स में इनर्शिया की टर्म पढ़ी कि एवरी बॉडी ट्राइज टू रिगेन इट्स पोजीशन। कोई भी चीज़ जो है इस यूनिवर्स में अपनी जगह से हिलना नहीं चाहती, है ना, लेकिन अगर आप उसे एक्सटर्नल फोर्स देके अपनी जगह से डिस्टर्ब कर रहे हो,
लेकिन वो फिर भी क्या करेगी, अपनी ओरिजिनल जगह पे आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर डिस्टर्बिंग फोर्स है ना, एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो अपनी जगह से हिलेगी। अदरवाइज बहुत कम फोर्स से पहले तो वो लड़ेगी, उससे अपनी जगह से हिलना नहीं चाहेगी, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लगी तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन फिर भी कोशिश करेगी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन मेंटेन करने की। तो ऐसे ही ये मैग्नेट जब नीचे आ रहा है, इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, और ये कोशिश करेगा मैग्नेट को पीछे की तरफ धकेलने में कि ये अपना फ्लक्स चेंज नहीं चाहता, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक्स्ट्रा वर्क करके इसका फ्लक्स चेंज कर रहे हो। और जो एक्स्ट्रा वर्क आप कर रहे हो, वही एक्स्ट्रा वर्क जो है इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ, इन द फॉर्म ऑफ करंट आपको दिखेगा इस लूप में। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि क्या है एक फ्लक्स चेंज करने से कॉइल में ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस हो जाता है, और व्हाट इज़ द माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स बिहाइंड दिस। तो वो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स क्या है, बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना। तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर रहा है। जितनी आप फ्लक्स चेंज करने में जितनी अपनी एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं, है ना, तो बिल्कुल उतनी ही एनर्जी आपको इस लूप के अंदर दिख पा रही है। थैंक यू वेरी मच।